नमस्कार। एससीजी न्यूज पर समय है कुछ चर्चित खबरों पे चर्चा करने की। मैं हूं नरेंद्र पांडे। विरोध के बाद बैकफुट पे आ गया है नेटफ्लिक्स और जाति जनगणना मुद्दा बीजेपी के लिए बन रहा है फांस। मुश्किल में दिखाई दे रही है ममता। राहुल की किस टिप्पणी ने किया उनके नेताओं को बेचैन। और केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत किया है 8,47,000 पीएम आवास। विष्णुदेव सरकार धान पर 1,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का लगा दिया गया है आरोप। तो इन सब खबरों में पहले बात करते हैं नेटफ्लिक्स की। बात यूं है कि डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की नेटफ्लिक्स सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक को लेकर शुरू हुआ विवाद गहराता चला जा रहा है। 29 अगस्त को रिलीज हुई इस वेब सीरीज को जहां एक तरफ जमकर सफलता मिली तो दूसरी तरफ शो में आतंकियों के नाम भोला और शंकर दिखाए जाने को लेकर विवाद छिड़ गया। घटना साल 1999 दोपहर करीबन 12:22 का वो वक्त था। क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। एक नई सदी का आगाज हो रहा था। 20वीं सदी अपने समापन की ओर जा रही थी, लेकिन इंडियन एयरलाइंस की प्लेन संख्या 814 में सवार यात्रियों और क्रू मेंबर की किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा जा रहा था। उस दिन उड़ान भरने के 40 मिनट बाद काठमांडू से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट IC-814 को भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही उसमें सवार 5 नकाबपोश लोगों ने अपहरण कर लिया। यह बड़ा संकट जो 7 दिनों तक चला, भारत के सबसे काले विमानन घंटों में से एक बन गया। विमान में 191 लोग सवार थे, जिसमें 15 क्रू मेंबर भी शामिल थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अपहरणकर्ताओं से बातचीत करके यात्रियों को बचाने की कोशिश की, जिसे देश ने साफ रोक कर देखा था। यात्रियों के लिए यह नरक की यात्रा ही थी। इस घटना पर हाल ही में नेटफ्लिक्स पर ये जो वेब सीरीज आई IC-814 द कंधार हाईजैक रिलीज होते ही विवादों में भी आ गई। सोशल मीडिया पर इस सीरीज को बाइकआउट करने की मांग उठने लगी। कई यूजर्स ने सीरीज के निर्देशक अनुभव सिन्हा पर आतंकवादियों की छवि को व्हाइट वॉश करने का आरोप भी लगा दिया। गौरतलब है कि IC-814 द कंधार हाईजैक के मुख्य आरोपी आतंकियों का नाम इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सैयद, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शकीर था, जबकि सीरीज में इन आतंकवादियों के नाम भोला, शंकर, डॉक्टर, बर्गर और चीफ बताए गए। यूजर्स ने इसे हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि इस सीरीज में इस्लामी आतंकवाद के कृत्यों को छिपाने की कोशिश की गई है। भारत सरकार ने इस विवाद को गंभीरता से लेकर नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को तलब किया। इसके बाद अब सीरीज ने ओपनिंग डिस्क्लेमर में हाईजैकर्स के असली और कोड नाम दोनों ही दिखाए जाएंगे। मंत्रालय ने 2 सितंबर को बयान जारी कर कहा कि किसी को भी देश के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक नहीं है। भारत की संस्कृति और सभ्यता का सम्मान हमेशा सर्वोपरि है। किसी भी चीज को गलत तरीके से दिखाने से पहले आपको सोचना चाहिए। सरकार इसके प्रति बेहद सख्त है। बात जाति जनगणना मुद्दे की होनी चाहिए। जाति जनगणना मुद्दा बीजेपी के लिए बन गया है फांस, क्योंकि जाति जनगणना का मुद्दा आने वाले दिनों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि विपक्षी दल अन्य पिछड़ा वर्ग OBC समुदाय के लिए जाति जनगणना के लाभों पर एक विस्तृत रिपोर्ट के संकलन की सामूहिक मांग करने के लिए कमर कस रहे हैं। OBC कल्याण संबंधी संसदीय समिति में शामिल विपक्षी दलों के सदस्य आने वाले दिनों में जाति जनगणना के मुद्दे पर चर्चा करने की इच्छुक है। देश भर में जाति जनगणना कराने का मुद्दा भाजपा के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह विपक्षी दल संसद के अंदर इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के सदस्य 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में इसे चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं। विपक्षी दलों का भी हौसला बढ़ रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA के अधिकांश सदस्य चाहते हैं कि केंद्र सरकार देश भर में जाति जनगणना कराए। सत्तारूढ़ भाजपा पहले से ही अपने गठबंधन के सदस्यों जनता दल यूनाइटेड के दबाव में है, जिसने पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जाति जनगणना करवाई है। भाजपा पर दबाव बढ़ाने के लिए अपना दल सोनीलाल की प्रमुख केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, MBSJ के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर
और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से भाजपा नेतृत्व से देशव्यापी जाति जनगणना की मांग की है। अब तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस द्वारा जाति जनगणना की मांग का समर्थन करने तथा आधिकारिक रूप से इसके समर्थन में रुख अपनाने के बाद केंद्र सरकार पर देश में तत्काल जाति जनगणना कराने का काफी दबाव हो जाएगा। संसदीय समिति के सदस्य और सीपीएम के राज्यसभा सांसद वी शिवदासन ने भी जाति जनगणना के मुद्दे पर अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट किया और कहते हैं कि हम जाति जनगणना के मुद्दे का समर्थन करते हैं। इसलिए यदि राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की मांग करने के लिए कोई कदम उठाया जाता है तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी या सीपीएम इस मांग का समर्थन करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जाति जनगणना का मुद्दा सामाजिक मुद्दा ना होकर राजनीतिक मुद्दा बन गया है और आगामी चुनावों में यह भावनात्मक भूमिका निभा सकता है। जाति जनगणना एक बहुत ही भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा बन गया है जो लोगों के पक्ष चुनने के लिए प्रेरित कर रहा है। जाति जनगणना के प्रभाव और यह विभिन्न समुदायों की कैसे मदद करेगा, इस पर केंद्र सरकार को अब अधिक से अधिक अध्ययन करना चाहिए। बात बंगाल की करते हैं, जहां पे लग रहा है कि ममता अब मुश्किल में फंसने वाली हैं। बात यूं है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर संदीप घोष की गिरफ्तारी पर रहस्यमय टिप्पणी करते हुए कहा कि यह अंत की शुरुआत है। राज्यपाल ने इस बारे में विस्तार से हालांकि कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका व्यापक संदेश किसी को भी समझ में तो आ ही गया है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाली सरकारी अस्पताल में कथित भ्रष्टाचार की जांच में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिला है और यह पहली बार है कि किसी केंद्रीय एजेंसी को राज्य सरकार के किसी विभाग में भ्रष्टाचार की भनक लगी है जो डायरेक्ट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अधीन होगा। 9 अगस्त की दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने अस्पताल के कथित रूप से व्याप्त बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर दिया, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं और सत्ता के करीबी लोगों से युक्त तथा कथित उत्तर बंगाल लॉबी का समर्थन प्राप्त था। डॉक्टर घोष पर अवैध रूप से लावारिस शवों को बेचने, बायोमेडिकल कचरे की तस्करी करने तथा दवाइयों और चिकित्सकीय उपकरणों की खरीद के आपूर्तिकर्ताओं से कमीशन लेने का आरोप है। उनके खिलाफ आरोप सबसे पहले उनके एक सहकर्मी डॉक्टर अख्तर अली ने लगाया था। उस शिकायत के बाद डॉक्टर घोष को अस्पताल से ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन जल्द ही उन्हें वापस ले लिया गया और फिर इसका कोई नतीजा नहीं निकला। बलात्कार एवं हत्या की इस घटना के बाद अस्पताल में कथित अनियमितताएं एक बार फिर जांच के घेरे में आ गई, क्योंकि जूनियर डॉक्टरों ने मांग की कि अपराध में डॉक्टर घोष की संभावित भूमिका की जांच की जानी चाहिए। बात हरियाणा चलते हैं, जहां पे खबरें आ रही हैं कि राहुल की वह कौन सी टिप्पणी थी जिससे उनके ही नेता बेचैन हुए। तो बात यूं है कि जुलाई में जब राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर लोकसभा में अपने पहले संबोधन के दौरान कहा था कि अपनी नई भूमिका में उन पर यह दायित्व है कि वह न केवल अपनी पार्टी की आवाज बने बल्कि संसद के अंदर और बाहर व्यापक विपक्ष को भी साथ लेकर चले। 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए अपनी पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर रहे थे तो कांग्रेस को यह एहसास हो गया कि विपक्ष के नेता के शब्द सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं थे। इन चर्चाओं के दौरान राहुल की एक क्षणभंगुर लेकिन महत्वपूर्ण टिप्पणी ने चुनावी राज्य हरियाणा के उनके पार्टी नेताओं को बेचैन करके रख दिया है। चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की 12 सितंबर की समय सीमा तेजी से नजदीक आ रही है और कांग्रेस ने 90 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए 66 उम्मीदवारों के नाम पहले ही तय कर लिए हैं। ऐसे में अब राहुल ब्लॉक के सहयोगियों आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को चुनाव पूर्व गठबंधन में शामिल करने की संभावना तलाशना होगा। बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के कल्याण की योजना है। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार में राज्य के 18 लाख परिवार इससे वंचित हो गए थे। बघेल सरकार ने गरीबों का हक सिर्फ इसलिए छीना था क्योंकि इस योजना में प्रधानमंत्री के नाम का जिक्र था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने यह वादा किया था कि सरकार बनते ही इस पर फैसला लिया जाएगा। राज्य में भाजपा की सरकार आते ही पहली कैबिनेट में यह फैसला लिया गया। प्रदेश सरकार के राज्यांश जमा नहीं करने की वजह से केंद्रीय मद दूसरे राज्य को आवंटित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि 47,090 लोगों के आवास की स्वीकृति पिछले सरकार ने एक अलग योजना बनाकर ही दी थी। इनमें से 25,000 लोगों को आवास स्वीकृत किया गया था। हम पिछली सरकार द्वारा की गई घोषणाओं में कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। इसमें भी बचे हुए लोगों को आवास योजना का लाभ मिलेगा। विष्णुदेव साय ने कहा कि नियत नल्लेनार योजना से नक्सल प्रभावित इलाकों में भी विकास हुआ है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर हमने आग्रह किया था कि नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अलग से दिया जाए। उम्मीद है कि 10,000 आवास की स्वीकृति जल्द ही मिल सकती है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को इसमें लाभ मिलेगा। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि विधानसभा चुनाव में वादा किया था 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे। कहा था 18 लाख आवास स्वीकृति के बाद सीएम अपने सीएम हाउस में जाएंगे। आज दावा कर रहे हैं कि 8 लाख मकानों को केंद्र ने स्वीकृत किया है, मतलब अपने वादे से 10 लाख कम मकान दिया है। आज जो 8 लाख मकान की स्वीकृति का दावा कर रहे हैं, उसका पहला किस्त भी हमारी सरकार ने दिसंबर 2023 के पहले कर दिया था। कांग्रेस सरकार ने इसके लिए 3200 करोड़ का प्रावधान किया था। नया एक भी मकान स्वीकृत नहीं हुआ है। उधर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पत्रकार वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी विष्णु सरकार द्वारा धान पर 1,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि समर्थन मूल्य पर उपार्जित संपूर्ण धन की मिलिंग कराने तथा सुरक्षा एवं रख रखाव में राज्य सरकार के असफल रहने के कारण 1,000 करोड़ से अधिक का धान नष्ट हो गया है। तो ये थी आज की वह प्रमुख खबरें जो एससीजी न्यूज पर रही चर्चित। आगे हम फिर मिलेंगे फिर किसी चर्चा खबरों के साथ में। कैसा लगा आपको आज का यह खबर वीडियो, आप लिख भेजेंगे अपने कमेंट्स। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा।